अभी तक जो आपको कराया था मेरे पिछले लेक्चर में, मैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस समझा रहा था। इनफैक्ट मैंने वह पूरी तरह से समझा के फिनिश भी कर दिया था। और अभी तक जो मैंने समझा रखा है उसको एक बार छोटे से मैं रिकॉल करवाऊं तो, हमने गैसियस स्टेट का जो फर्स्ट माइलस्टोन है सबसे पहले उसे समझा था, जिसमें हमने वेरियस गैस लॉस which were obtained on the basis of experimentation, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, और फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, फिर डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, यह सारे लॉ समझने के बाद फिर हमने इन्हीं लॉ को थियोरेटिकली प्रूव करने की तैयारी करी थी। थियोरेटिकली प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस इसको समझा था, इसको समझाया था। अब उसी चीज को आगे मैं कंटिन्यू कराता हूं, एंड दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इट वाज सजेस्टेड बाय बोल्ट्जमैन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ gas. It was suggested by Boltzmann. मैं दोबारा बता दूं, Boltzmann was awarded with Nobel Prize for this contribution. बोल्ट्जमैन के कंट्रीब्यूशन की क्या खास बात है? बोल्ट्जमैन ने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, कभी वह लेबोरेटरी में नहीं गया, कोई गैस सैंपल नहीं लिया। बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी गैस सैंपल को लिए उसने अपने कमरे के अंदर सिर्फ कागज और पेन लिया और गैस के लिए, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए एक थ्योरी सजेस्ट करी, और उस थ्योरी के आधार पर उसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इस्तेमाल से एक इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। वी कॉल दैट इक्वेशन काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, बोल्ट्जमैन प्रूव्ड ऑल द गैस लॉस. The proof of all the gas laws by Boltzmann was done on the basis of theory. There was no part of experiment involved in it. It's due to this contribution Boltzmann was awarded with Nobel Prize. अब हम वही बात समझने जा रहे हैं कि बोल्ट्जमैन ने आखिर क्या कहा था, किस तरह से कहा था, जिस आधार पर उसको नोबेल प्राइज दिया गया। बोल्ट्जमैन ने गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए 8-10 पोस्टुलेट्स सजेस्ट करे। He suggested 8 to 10 points which describe the behavior of any gas. हमारे चारों तरफ जो गैस है, हमारे चारों तरफ जो एयर है, इसको समझाने के लिए, इसके बिहेवियर को समझाने के लिए उसने कुछ 8-10 पॉइंट सजेस्ट करे। मैं उन्हीं 8-10 पॉइंट्स को बोल रहा हूं, लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। इन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एग्जामिनेशन में यह थ्योरी लिखने के लिए आती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली जो सवाल पूछते हैं इस तरह से पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। हम ये जो 8-10 पॉइंट लिख रहे हैं, इन्हीं 8-10 पॉइंट के आधार पर वो 3-4 स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसमें से कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। हमें यह ढूंढना होता है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द फर्स्ट पोस्टुलेट दैट द बोल्ट्जमैन सजेस्टेड वाज, gases consist of tiny particles called molecules.
Gases consist of tiny particles called molecules. गैसेस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं. दिस मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड रैंडम मोशन. मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखता हूं, कुछ कीवर्ड्स लिखता हूं. Gases consist of tiny particles called molecules, and the second postulate, the second point he suggested about the gas was, these molecules are in rapid random motion. यह जो molecules है बहुत रैपिड तरीके से, तेजी से रैंडम मोशन करते रहते हैं. These molecules are in rapid random motion. The third postulate that the Boltzmann suggested was, there is large empty space between gas molecules called voids. There is large empty space between molecules called voids. मैं इसे समझाता हूं. There is large empty space or voids. हम कहते हैं कोई सा भी मैटर हो, उस मैटर में पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, और पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम वॉइड कहते हैं. चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हर मैटर में एम्प्टी स्पेस होती है, वॉइड्स होती है. इस वॉइड की प्रेजेंस को हम इसी समय डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसी समय इसकी प्रेजेंस को प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस चॉक, मेरे हाथ में यह चॉक है. इस चॉक का फिक्स्ड वॉल्यूम है, यू कैन ऑलवेज मेजर इट. अब मैं क्या करता हूं, एक पानी की बूंद लेता हूं, एक पानी की बूंद इस चॉक पर गिरा देता हूं. जैसे ही मैं एक पानी की बूंद इस चॉक पर गिराऊंगा, you will observe after few moments, after few seconds, वो पानी की बूंद इस चॉक में पूरी की पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, इस चॉक के अंदर चली जाएगी. पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो चॉक के अंदर कहीं समा जाएंगे और चॉक के वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. चॉक न तो फैलेगा ना सिकुड़ेगा. चॉक का जैसा वॉल्यूम है जिस तरह से वैसे का वैसे रहेगा. वो पानी की बूंद पूरी की पूरी चॉक के अंदर समा गई, चली गई. अब जरा सोचिए, जब हमने पानी की बूंद डाली तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वह कहां चले गए? उन वाटर मॉलिक्यूल्स ने चॉक के जो पार्टिकल्स थे, चॉक के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस थी, उस एम्प्टी स्पेस में अपनी जगह बना ली. All those chalk made their space into the empty space, into all those voids. आप जरा सोचिए, उन पानी के मॉलिक्यूल्स का चॉक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, that proves, that demonstrate the existence of empty space even in this solid state. इस सॉलिड स्टेट में भी एम्प्टी स्पेस है, इस बात को यह हम प्रूव कर दिए. इसी तरह से लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होती है. हम इसे अभी प्रूव कर देते हैं. जैसे लिम्का की बोतल, लिम्का की बोतल जैसे ही हम खोलते हैं वैसे ही उसमें से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाती है. खोलने के पहले यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी कहां?
लिम्का की बोतल खोलने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस थी उस वॉइड्स अपनी जगह। हम कहते हैं सॉलिड में भी एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब सॉलिड में भी वॉइड्स होता है, लिक्विड में भी वॉइड्स होते हैं और गैसेस में भी वॉइड्स होती है। और इनफैक्ट गैसेस में तो वी हैव गॉट लार्ज एम्प्टी स्पेस मींस लार्ज वॉइड्स, ऐसा बोल्ट्जमैन का कहना था। फॉर एनी मैटर हम कहेंगे फॉर एनी मैटर इट मे बी सॉलिड, it may be liquid, it may be gas, किसी भी मैटर के लिए it may be solid, it may be liquid, it may be gas, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। किसी भी मैटर के लिए वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वुड बी वॉल्यूम ऑफ मैटर। यदि सॉलिड की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द सॉलिड मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑल द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। लिक्विड की भी बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑल द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम वुड बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और यही चीज गैस के लिए भी होल्ड करेगी। वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑल द वॉइड्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैस। बट इन केस ऑफ गैस जो बोल्ट्जमैन ने सजेस्ट करा उसको बड़े ध्यान से समझे। बोल्ट्जमैन का कहना था वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नियरली जीरो। बोल्ट्जमैन का कहना था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वॉल्यूम नियरली जीरो होता है और जो भी कुछ आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिख रहा है वो इनफैक्ट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। यह बोल्ट्जमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है जो न तो सॉलिड में होता है न लिक्विड में होता है, जो सिर्फ गैस में होता है, जिसकी वजह से गैस टिपिकली और डिफरेंटली बिहेव करती है। इसी पोस्टुलेट की वजह से गैस का बिहेवियर लिक्विड से अलग है, सॉलिड से अलग है। मैं दोबारा इस पोस्टुलेट को समझाता हूं। सबसे पहले बोल्ट्जमैन ने कहा कि वॉइड्स होती है। वॉइड्स क्या होती है? द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। किसी भी मैटर में, चाहे वह मैटर सॉलिड हो, फॉर एनी मैटर, इट मे बी सॉलिड, it may be liquid, it may be gas. It contains empty space. There are empty space between the molecules. And those empty space between the molecules are termed as voids. Volume of all the molecules, एक molecule का वॉल्यूम निकाले और सारे molecules का वॉल्यूम एड अप कर दे और उस मैटर में जितने भी एम्प्टी स्पेस है उन सारी एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम को भी ऐड कर दे तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मैटर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यह स्फेरिकल चॉक, ये सिलिंड्रिकल चॉक लिया। इस चॉक का शेप सिलिंड्रिकल है। इस सिलिंड्रिकल चॉक का वॉल्यूम क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल। आर इज द रेडियस of cylinder and L is the length of cylinder. This is the volume of this chalk. Now volume of this chalk would be volume of all the molecules of the chalk plus volume of all the empty space in this chalk.
ये तो किसी भी मैटर की बात करें, चाहे सॉलिड की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस की बात करें, मगर गैस के केस में जो डिफरेंट होता है, दैट इज गैस के मॉलिक्यूल, जैसे हमारे चारों तरफ जो एयर है, हमारे चारों तरफ जो एयर है, इसमें जितने भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम निकालें और सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालें, तो शायद उन सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, इतना बड़ा कमरा है जरूर, मगर उन सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो स्टॉक से भी कम होगा। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई खास वॉल्यूम होता ही नहीं है, और जो भी कुछ आपको गैस का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वो इनफैक्ट पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है, पूरा का पूरा वॉइड है। And the fourth important postulate that the Boltzmann suggested is there is no intermolecular, हाँ जी हाँ बोलो, हाँ बोलो, ये वॉइड को वैक्यूम नहीं कहोगे, बिल्कुल भी वैक्यूम नहीं कहोगे। वैक्यूम एक अलग चीज होती है। वैक्यूम तो वो होता है जहां कोई पार्टिकल दिखे ही नहीं, कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखे। वैक्यूम एक अलग चीज है। हम भाई जहां गैस आ गई, देखिए वैक्यूम इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, गैस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, बल्क मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर गैस बना रहे हैं। अब इन गैस के बीच में आप वैक्यूम नहीं कहोगे, ये तो सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, वॉइड है। वैक्यूम मतलब तो जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर निकल जाओगे, जहां दूर दूर तक आपको कोई पार्टिकल ही नहीं दिखेगा, वो है वैक्यूम। जहां पर किसी तरह का कोई फोर्स किसी वजह से नहीं होएगा, किसी तरह का कोई प्रेशर किसी वजह से नहीं होएगा, दैट इज वैक्यूम। गैस पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, उसको आप कभी वैक्यूम नहीं कहोगे, उसको आप वॉइड कहोगे। इसीलिए ध्यान रहे, इस जगह पर हमने वॉइड टर्म इस्तेमाल करा है, वैक्यूम टर्म इस्तेमाल नहीं करा है। अब द फोर्थ पोस्टुलेट दैट द बोल्ट्जमैन सजेस्टेड वाज there is no intermolecular force between the gas molecule, neither attractive force nor repulsive force. gas molecules एक दूसरे को किसी भी तरह से, किसी भी फोर्स से न अट्रैक्ट करते हैं न रिपल करते हैं। there is no intermolecular force, there is no intermolecular force, either attractive or repulsive, either attractive or repulsive. Now this is a very important postulate. गैस मॉलिक्यूल्स, जैसे सॉलिड के बीच, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। दैट्स व्हाई वी हैव गॉट सॉलिड स्टेट। इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट एज वेल वी हैव गॉट substantial attractive force. That's why we have got liquid state. While in gaseous state there is no attractive force between the gas molecules, there is no intermolecular force, there is neither attractive force nor repulsive force. मैं either और के बजाय neither nor लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। there is neither attractive force nor repulsive force, न तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है और न ही कोई रिपल्सिव फोर्स होता है। अब इसके बाद दिस गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे चेंज देयर डायरेक्शन ओनली ऑन कोलिजन।
These gas molecules always travel in straight line. These gas molecules always travel in straight line and they change their direction only on collision. यह गैस मॉलिक्यूल हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं और सिर्फ कोलिजन होने पर ही, एक दूसरे से टकराने पर ही यह अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा. And the sixth postulate is each and every collision is perfectly elastic collision. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो collision होता है, that is always a perfectly elastic collision. Collisions are perfectly elastic. Now, what do you mean by perfectly elastic collision? The collision during which there is no loss of energy. ऐसा collision जिस collision के दौरान किसी तरह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, वह perfectly elastic collision कहलाता है. ध्यान रहे, कहीं पर भी यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां कोई आवाज नहीं होती है, वहां कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है. गैस मॉलिक्यूल्स भी जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के दौरान किसी तरह से कोई आवाज नहीं होती है, उनके टकराने के दौरान किसी तरह से कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है और किसी तरह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है. ध्यान रहे, जैसे मैं इसी समय डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, ये चॉक है, इस चॉक मेरे हाथ में छोटा सा, इस चॉक को मैं ऐसे बोर्ड पर हिट करता हूं. आपने इस चॉक के टकराने के दौरान एक आवाज सुनी, टकराते समय एक आवाज सुनी. जब यह चॉक इस बोर्ड से टकराया तो जो साउंड क्रिएट हुई, उस साउंड को क्रिएट करने में कुछ एनर्जी खर्च हो गई, कुछ एनर्जी एक्सपेंड हो गई, वो एनर्जी लूज हो गई. तो यह जो कोलिजन हुआ, ये इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ. ये जब चॉक टकराया तो टकराते समय बोर्ड भी हल्का सा गर्म हो गया, चॉक भी हल्का सा गर्म हो गया. बोर्ड को गर्म करने में, चॉक को गर्म करने में थोड़ी एनर्जी वहां भी व्यर्थ, वेस्ट चली गई, खर्च हो गई. इस वजह से यह कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ. मगर जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स के टकराने के दौरान न तो कोई आवाज होती है, न ही कोई हीटिंग इफेक्ट होता है, किसी तरह से कोई एनर्जी का नुकसान नहीं होता है, किसी तरह से एनर्जी का कोई डिसिपेशन नहीं होता है. एंड सच कोलिजन वी कॉल इट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. All the collisions are perfectly elastic. It means there is no loss of energy during the collision of gas molecules. Postulate: the pressure of gas is due to the collision of gas molecules with the walls of vessel. जो आपको गैस का प्रेशर दिखाई दे रहा है, जो हम गैस का प्रेशर बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल. जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वह कॉन्स्टेंटली वेसल की वॉल से टकराते हैं. जब वो वेसल की वॉल से टकराते हैं तो वेसल की वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से वेसल की वॉल के ऊपर प्रेशर होता है और उसी को हम गैस का प्रेशर कहते हैं. द प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas is due to, हाँ बोलो,
बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन होता है। जब गैस के मॉलिक्यूल वेसल की वॉल से टकराएंगे तो वह कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ऐसा बोल्ट्जमैन ने कहा था गैसेस के लिए। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द collision of molecules with the walls of vessel. गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हुए कॉन्स्टेंटली वेसल की वॉल से टकराते रहते हैं। रैंडम मोशन करते हुए गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वेसल के वॉल से टकराते थे। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ वेसल की वॉल से टकराते हैं और हर बार जब वो वेसल की वॉल से टकराते हैं, जैसे कि यह चौक मैंने हिट करा तो जब ये बोर्ड से टकराया तो बोर्ड के ऊपर एक फोर्स लगाया। हर बार जब मॉलिक्यूल वेसल की वॉल से टकराते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं और उसी वजह से हमें गैस का प्रेशर महसूस होता है, उसी वजह से हम गैस का प्रेशर को मेजर कर पाते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ द वॉल्स ऑफ वेसल। The eighth postulate is the temperature of gas is directly proportional to absolute or the kinetic energy of gas is directly proportional to absolute temperature. Kinetic energy of gas sample is directly proportional to absolute टेम्परेचर। जो गैस, ये चीज हम पहले ही लिख चुके हैं, ये तो हमने मैक्सवेल थ्योरी में ही लिख दी थी। वहां पर हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mn VRMS स्क्वायर, और इधर हमने काइनेटिक एनर्जी to RT, and this total kinetic energy of EG। ये हमने मैक्सवेल थ्योरी पढ़ते समय, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते समय लास्ट लेक्चर में लिखा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल इज हाफ mn VRMS स्क्वायर। इससे हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था 3/2 kT, 3/2 RT फॉर 1 मोल, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 3/2 kT। और वही चीज इधर बोल्ट्जमैन ने रिपीट करी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड there is no effect of gravity over the closed system of gas। यदि गैस का हम एक क्लोज्ड सिस्टम लेंगे then there is no effect of gravity। मैं समझाता हूं इस बात को। no effect of gravity over closed गैस सिस्टम। अब जरा सोचिए, जैसे हमने एक वेसल में गैस ले ली, एक वेसल में गैस है, यदि उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो क्या होता? यदि उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे नीचे सेटल होते जाते। सारे गैस मॉलिक्यूल्स के धीरे धीरे नीचे सेटल होते जाने से ऊपर वैक्यूम बन जाता और नीचे गैस मॉलिक्यूल्स दिखाई देने लगते। मगर ऐसा कभी नहीं होता। यदि हमने कोई क्लोज्ड वेसल लिया और उसमें गैस भरी हुई है तो कभी भी गैस मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल नहीं होते हैं। इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स का क्लोज्ड सिस्टम पर ग्रेविटी का
कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ बोलो। मैंने इसीलिए क्लोज्ड सिस्टम बोला, बड़े ध्यान से देखें, इसीलिए मैंने क्या बोला, क्लोज्ड सिस्टम। एटमॉस्फेरिक एयर को हम क्लोज्ड सिस्टम नहीं कहेंगे, वो एक ओपन सिस्टम। ओपन और क्लोज, क्लोज मतलब जिसकी एक बाउंड्री हो, ओपन मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं। बिल्कुल उसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, क्योंकि जब हम पूरे एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा बल्क मैटर हो गया। क्लोज्ड सिस्टम में गैस के मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी वो उनको चारों तरफ हमेशा फैलाए रखेगी। और ओपन गैस में ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स को अर्थ से एस्केप करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करनी होगी। और गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट करी है, जरा इसी समय खोलकर देखिए अपने नोट्स को, इसी समय नोट्स को खोलकर देखिए लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में जो हमने गैस सैंपल की वेलोसिटी डिटरमाइन करी वो कितनी आती है, जरा देखिए। मैंने कितनी बताई थी किसी भी गैस की वेलोसिटी? 200 मीटर पर सेकेंड से 500 मीटर पर सेकेंड के रेंज में। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट करी वो 200 मीटर पर सेकेंड से 500 मीटर पर सेकेंड के रेंज में कैलकुलेट करके आई थी। क्या देख ली आपने? क्या देख ली? अब जरा रिकॉल करो, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ से किसी भी चीज को यदि एस्केप करना है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या गैस मॉलिक्यूल की यह वेलोसिटी है? गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से काफी कम है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल अर्थ से एस्केप नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ओपन सिस्टम में, एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल है उस पर तो ग्रेविटी का असर है, उस पर आप ग्रेविटी के असर को नहीं भूल सकते। वो मॉलिक्यूल यदि स्पेस में जाने की कोशिश करेगा तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच लेगी, उसको जाने नहीं देगी। मतलब ओपन सिस्टम में यदि कोई गैस सिस्टम है तो उस पर ग्रेविटी का असर होता है, मगर क्लोज्ड सिस्टम लिया जाए, मतलब कि एक बॉटल ले ली जाए, खाली बॉटल, और उसमें एयर है, खाली बॉटल में एयर है, इस सिस्टम पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा। इस सिस्टम में कभी ऐसा नहीं होगा कि सारी गैस मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल होती जाए। इस सिस्टम में सारी गैस यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैली हुई होंगी। दिस वेयर द पोस्टुलेट्स सजेस्टेड बाय बोल्ट्जमैन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस। एक और बार सारे पोस्टुलेट्स को ध्यान से देख लेते हैं। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, कुछ पोस्टुलेट को मैंने पूरा लिखा है। द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड रैंडम मोशन. There is large empty space between gas molecules called voids. In fact, the volume of gas molecules is nearly zero, and whatever volume of gas we are observing, that is the volume of voids. Means gas के केस में पूरी voids ही होती है, molecules का कोई खास volume होता ही नहीं. There is no intermolecular force between the gas molecules. Gas molecules के बीच में किसी तरह का कोई intermolecular force नहीं होता है, ना तो किसी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होता है. These gas molecules always travel in a straight line and they change their direction only on collision. It's because of no intermolecular force. यदि intermolecular force होता तो गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल कर पाते, मगर जब उनके बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हुए दिखेंगे और उनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से टकराने पर ही चेंज हुई. बिना टकराए वह डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे.
एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता चला जाएगा, वो तभी अपनी दिशा बदलेगा जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए, तब वो रास्ता चेंज कर देगा। अब जब कोलिजन की बात चली तो उसी समय कोलिजन के बारे में बताया मैंने। ईच एंड एवरी कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल्स कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से कोलाइड करें, ये सारे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। मतलब कोलिजन के दौरान किसी तरह का कोई एनर्जी का नुकसान नहीं होता है, कोलिजन के दौरान कोई आवाज नहीं होती है, कोलिजन के दौरान कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है और एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन कंजर्व। प्रेशर ऑफ गैस is due to the collision of gas molecules with the walls of vessel। ये जो रैंडम मोशन करते हुए गैस मॉलिक्यूल से ये कॉन्स्टेंटली वेसल की वॉल से टकराते रहते हैं। हर बार जब यह वेसल की वॉल से टकराते हैं तो वेसल की वॉल पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से प्रेशर होता है। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ द वॉल्स ऑफ वेसल। यूज्ड टू से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल is directly proportional to absolute temperature। Kinetic energy of gas sample is directly proportional to absolute temperature। यह kinetic energy जिसके लिए एक्सप्रेशन हमने हमारे पिछले लेक्चर में लिखा था, इट इज 1/2 mn Vrms स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया था और फिर हमने लिख दिया था टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल। ये 1 मोल लिख देता हूं मैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल इज 3/2 RT and average kinetic energy of each gas molecule is 3/2 kT। इसी से हमने लिखा है kinetic energy of gas sample is directly proportional to absolute temperature। और लास्ट पोस्टुलेट लिखा है हमने there is no effect of gravity over the closed system of होगा। इन सभी बातों के आधार पर बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन डिराइव करी। दैट इक्वेशन वी कॉल इट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। मैं अब वह काइनेटिक इक्वेशन ही लिखूंगा। वी कॉल इट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। क्या होती है, कैसे होती है, वह बताऊंगा। पूरा एक बात अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले, मैं इसे साफ करूंगा पूरे बोर्ड को। हाँ बोलो बोलो। नहीं देखो, आप क्या कर रहे हो, माइक को थोड़ा दूर ले जाकर बोल रहे हो, माइक को हमेशा मुंह के पास में लाकर बोला करो। हाँ बोलो। सर मैंने जब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाई थी, हाँ हाँ उसके अंदर मैंने और हाँ अभी सारी बात बता रहा हूं मैं, अभी भी आ रहा हूं उन्हीं सब चीजों पर। बिल्कुल ही मत, पहले इसको नोट डाउन कर लो ना।